आज हम लोग पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, जो कि क्लास 10th का साइंस का पहला चैप्टर है, जो केमिस्ट्री के अंतर्गत आता है। देखिए, इसमें पहली हेडिंग है कि रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। देखिए, जब दो या दो से अधिक अभिकारक आपस में अभिक्रिया कर कर एक उत्पाद का निर्माण करते हैं तो उसे हम लोग कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया। ठीक है, फिर से वंस अगेन देखिए, जब दो या दो से अधिक अभिकारक आपस में अभिक्रिया करके उत्पाद का निर्माण करते हैं तो उसे हम लोग कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया। जैसे देखिए, Na हो गया प्लस Cl हो गया, आपस में रिएक्शन करके क्या बने, NaCl। देखिए, जो ये होते हैं ना, जो इस साइड के होते हैं, लेफ्ट साइड के, उसे कहते हैं अभिकारक। अभिकारक, ये सब क्या है, दोनों अभिकारक। ये भी अभिकारक है और ये भी अभिकारक। जब दो अभिकारक हैं, देखिए यहाँ पर रिएक्शन करके क्या बना रहे हैं, NaCl। NaCl किसका सूत्र होता है, नमक का। क्या होता है, नमक का। इसका ना, ये जो बना इसको कहते हैं उत्पाद। क्या कहते हैं, उत्पाद। समझ में आ गया। देखिए, रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, जब दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर उत्पाद का निर्माण करते हैं तो उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। देखिए, अब कैसे पहचानेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया हो रही है, कैसे पहचानेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। देखिए, अगर आप लास्ट तक वीडियो में बने रहेंगे तो आपके 7 नंबर पक्के हैं बोर्ड में। इसे आप आता है 7 नंबर का क्वेश्चन। ठीक है, चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। कैसे पहचानेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। ठीक है, पहली बात देखिए, जहां पर भी गैस क्या हो, निकल रही हो, गैस का निकलना हो। ठीक है, जहां पर गैस निकल रहा है, या फिर रंग में परिवर्तन, जहां पर रंग में परिवर्तन हो रहा है जिस अभिक्रिया में, समझना वहां पर रासायनिक अभिक्रिया है। क्या है, रासायनिक अभिक्रिया। आगे देखते हैं। देखिए, जहां पर क्या हो, ताप में परिवर्तन। ठीक है, और देखिए, जहां पर अवक्षेप का निर्माण हो, और फिर कहा, जहां पर अवस्था परिवर्तन हो। देखिए, अभी मैं क्या बता रहा हूं कि जब दो या दो से अधिक अभिकारक आपस में अभिक्रिया करके उत्पाद का निर्माण करते हैं तो उसे कहते हैं हम लोग रासायनिक अभिक्रिया। ठीक है, क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया। अब देखिए, हम पहचाने हैं कि कैसे रासायनिक अभिक्रिया को पहचाना जा सकता है। देखिए, पहली बात, ताप में परिवर्तन हो सकता है, रंग में परिवर्तन हो सकता है, अवस्था में परिवर्तन हो सकता है और अवक्षेप का निर्माण हो सकता है। ठीक है, देखिए हम क्या कर सकते हैं। देखिए, अब देखिए, NaCl इसकी क्वालिटी अलग है, जो NaCl बना इसकी क्वालिटी अलग है। तो जो उत्पाद होता है उसकी क्वालिटी अभिकारकों से अलग होती है। तो हम यही बताएं कि जब दो या दो से अधिक अभिकारक आपस में अभिक्रिया करके एक उत्पाद का निर्माण करते हैं तथा वो उत्पाद की जो क्वालिटी होती है उन अभिकारकों से अलग होती है, वहां पर कौन सी अभिक्रिया होती है, रासायनिक अभिक्रिया। हम बताएं कि रासायनिक अभिक्रिया को पहचाना कैसे जा सकता है। पहली बात, अवस्था में परिवर्तन होगा, उसके रंग में परिवर्तन होगा, उसके ताप में परिवर्तन हो सकता है और अवक्षेप का निर्माण होगा। वहां पर कौन सी अभिक्रिया हो जाएगी, रासायनिक अभिक्रिया। चलिए आगे की हेडिंग बताते हैं, बने रहिए वीडियो में। देखिए, अब हम पढ़ेंगे कि रासायनिक समीकरण क्या होता है। तो देखिए, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया का छोटा स्वरूप ही क्या कहलाता है, रासायनिक समीकरण। समझ में आया। लंबी चौड़ी रासायनिक अभिक्रिया है, उसका छोटे रूप में लिख देना है, क्या कहलाता है, रासायनिक समीकरण कहलाता है। देखिए, जैसे हम एक अभिक्रिया लिखे हैं कि जब मेथेन की अभिक्रिया ऑक्सीजन से कराने पर क्या बनता है, CO2 और जल बनता है। देखिए, बहुत लंबा चौड़ा विवरण हो गया। अगर हम इसको छोटे फॉर्म में लिखें, देखिए, मेथेन का सूत्र क्या होता है, CH4, तो CH4 लिख दिए। फिर जो ऑक्सीजन होता है इसको अणु के रूप में लिखता है, इसमें 2 के रूप में, तो इसको लिख दिए। फिर क्या बन रहा है, CO2 प्लस जल बन रहा है। तो देखिए, एक लंबी चौड़ी अभिक्रिया है। अगर इसको हम अपने शब्द में लिखें तो इतना छोटा लिखा है, अगर आप किताब में देखेंगे तो बहुत बड़ा साइड में लिखा है। और इसके छोटे रूप में लिख देना क्या कहलाता है, रासायनिक समीकरण। क्या कहलाता है, रासायनिक समीकरण। देखिए, इसके पहले मैं बताया हूँ कि रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं और इसको कैसे पहचानते हैं। तो उसमें क्या बताए थे कि जहां पर गैस का निष्कासन हो, अवस्था परिवर्तन हो, ताप में परिवर्तन हो, अवक्षेप का निर्माण हो, वहां पर कौन सी अभिक्रिया होती है, रासायनिक अभिक्रिया। देखिए, चेक करते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया है कि नहीं। तो देखिए, यहाँ पर क्या है, मेथेन क्या होती है, गैस होती है। क्या होती है, गैस। और O2 भी क्या होती है, गैस होती है। अब देखिए, जो गैस है, इधर जाके देखो क्या बन रहा है, एक गैस बन रहा है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर लिक्विड में हो गया। क्या हो गया, लिक्विड। देखिए, ये और ये रिएक्शन किए हैं, ठीक है, रिएक्शन करने के बाद इनको गैस बनाना चाहिए ना, तो ये क्यों जल बना रहे हैं। तो मतलब इससे क्या सिद्ध हो रहा है, इससे सिद्ध ये हो रहा है कि जब दो अभिकारक आपस में
अभिक्रिया करके उत्पाद का निर्माण करते हैं तो उत्पाद की जो क्वालिटी होती है इन अभिकारकों से भिन्न होती है। देखिए इसकी क्वालिटी इनसे भिन्न होगी। समझ आ गया? आगे बने रहिए हमारे वीडियो में। देखिए अब हम पढ़ते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार क्या हो सकते हैं। ठीक है, तो रासायनिक अभिक्रिया मुख्यतः 5 प्रकार की होती है। देखिए पहला, जैसे पहला संयोजन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया? संयोजन अभिक्रिया। देखिए अभी हम पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, फिर पढ़ेंगे कि उसको कैसे पहचानते हैं, अब पढ़ेंगे कि उसके कितने प्रकार होते हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया के मुख्यतः 5 प्रकार होते हैं। पहला क्या होता है? संयोजन अभिक्रिया। क्या होता है? संयोजन अभिक्रिया। दूसरा क्या होता है? वियोजन अभिक्रिया। और तीसरा क्या होता है? विस्थापन अभिक्रिया। और चौथा क्या होता है? ऊष्मा छेपी अभिक्रिया। और पांचवा क्या होता है? ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। देखिए इसके बारे में मैं आपको थोड़ा थोड़ा बता देता हूँ, फिर उसके बाद इसके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है ना? देखिए संयोजन अभिक्रिया में क्या होगा कि जब दो अभिकारक होंगे आपस में संयोग कर कर एक एकल उत्पाद का निर्माण करेंगे तो उसमें कौन सी अभिक्रिया होगी? संयोजन अभिक्रिया। ठीक है, आगे देखते हैं। वियोजन अभिक्रिया क्या होगी? जब एक उत्पाद रहेगा वो टूट जाएगा, एक उत्पाद रहेगा टूट जाएगा। जैसे देखिए एग्जाम्पल में कई सारे पेजों को मिलाकर एक पेज बन रहा है तो वहां पर संयोजन अभिक्रिया। और एक पूरे पेज को फाड़ के छोटे छोटे में बांट रहे हैं तो कौन सी अभिक्रिया? वियोजन अभिक्रिया। ठीक है, समझ में आ गया? संयोजन में क्या होगा? छोटे छोटे मान लीजिए कि जो अभिकारक है मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, कौन अभिक्रिया? संयोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया में क्या होगा? कोई चीज, कोई अभिक्रिया होगी टूट जाएगी अपने अभिकारकों में, कोई उत्पाद होगा टूट जाएगा अपने अभिकारकों में, कौन सा अभिक्रिया हो जाएगी? वियोजन अभिक्रिया। अब देखिए विस्थापन अभिक्रिया क्या होती है? इसे कहते हैं विस्थापन अभिक्रिया में क्या है? रिप्लेसमेंट अभिक्रिया। ठीक है ना? अगर इसको हम अपने शब्दों में शब्द देते, देखिए अगर कोई ताकतवर है तो कमजोर के क्या करेगा? हटा के उसके स्थान पर अपने हो जाएगा। ठीक है ना? जैसे मान लें सिनेमा हॉल में टीवी देख रहे हैं, ठीक ना, सिनेमा हॉल में आप मूवी देख रहे हैं और कोई आएगा तो आपको हटा के वहां बैठ जाएगा अगर वो आपसे ताकतवर होगा तो। इसमें क्या होगा? विस्थापन अभिक्रिया में क्या होगा कि एक अधिक क्रियाशील तत्व, एक अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील वाले तत्व को हटा के खुद अपने बैठ जाता है। समझ आया? अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील वाले तत्व को हटाकर उसके स्थान पर अपने बैठ जाता है, उसमें कौन सी अभिक्रिया होती है? विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, अभी इसके बारे में हम लोग पूरे डिटेल से पढ़ेंगे, बने रहिए वीडियो में। फिर उसमें छेपी अभिक्रिया किसे कहते हैं? देखिए जिस अभिक्रिया में उष्मा का निर्माण होता है, उसमें उष्मा बाहर निकलती है, उसमें कौन सी अभिक्रिया, वहां पर मतलब कौन सी अभिक्रिया होती है? उष्मा छेपी अभिक्रिया। जैसे देखिए घर में चूना होता है ना, जैसे दिवाली को पेंट किया जाता है तो चूना जैसे कि जब उसको नाद में भेते हम लोग उसमें से उष्मा निकलती है तो वहां पर कौन सी अभिक्रिया हो जाएगी? उष्मा छेपी अभिक्रिया। अब देखिए उष्मा शोषी अभिक्रिया क्या होती है? इसमें उष्मा का अवशोषण होता है। जैसे जो डॉक्टर होते हैं ना, तो डॉक्टर होते हैं जो सीमन वाली लाते हैं ना डब्बा, उसमें नाइट्रोजन गैस होती है। जब नाइट्रोजन गैस ऑक्सीजन से अभिक्रिया करती है ना तो उष्मा का अवशोषण करती है। क्या होती है? अवशोषण करती है। तो इसमें क्या हो जाएगा? उष्मा शोषी अभिक्रिया। ऐसे भी याद रख सकते हैं कि संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं? जब दो या दो से अधिक अभिकारक आपस में अभिक्रिया कर कर एकल उत्पाद का निर्माण करेंगे तो वहां पर संयोजन अभिक्रिया हो जाएगी। वियोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं? जब एक उत्पाद टूट जाएगा अपने अभिकारकों में तो वहां पर कौन सी अभिक्रिया हो जाएगी? वियोजन अभिक्रिया। अब विस्थापन अभिक्रिया में क्या बताया है कि एक अधिक क्रियाशील तत्व जैसे कि मान लीजिए पोटेशियम है, ये कैल्शियम आ गया, तो पोटेशियम की क्रियाशीलता अधिक होती है तो कैल्शियम को हटा के उसके स्थान पे आ जाएगा। इसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक ना, इसलिए ऊपर ऊपर बता रहे हैं। ठीक है, अब देखिए उष्मा छेपी अभिक्रिया अभी बताया है कि जिस अभिक्रिया में उष्मा का निर्माण होता है, उष्मा बाहर निकलती है, उसमें कौन सी अभिक्रिया कहते हैं? उष्मा छेपी अभिक्रिया। और उष्मा शोषी अभिक्रिया किसे कहते हैं? जिसमें उष्मा का अवशोषण होता है। क्या होता है? अवशोषण होता है। ठीक है, आगे चलिए देखते हैं। देखिए अब पढ़ते हैं हम लोग रासायनिक अभिक्रिया में पहला प्रकार जो है संयोजन अभिक्रिया के बारे में। देखिए इसमें क्या होता है, अभी बताया है तुमको, मतलब आप लोग को अभी बताया है कि संयोजन अभिक्रिया में क्या होती है कि जब दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एक एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं उसे कौन सा अभिक्रिया कहते हैं? संयोजन अभिक्रिया। कैसे? एग्जाम्पल में देखिए, जैसे देखिए अभी मैं बताया हूँ ना कि जैसे देखिए मैं एग्जाम्पल लेता हूँ, और जैसे कि मान लीजिए H2 है प्लस O2 है। ठीक है, H2 है प्लस O2 है। इसके परिभाषा के बारे में, डिफिनेशन के बारे में बता दिए कि जब दो या दो से अधिक अभिकारक आपस में अभिक्रिया करके यानी परस्पर अभिक्रिया करके जब एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं वहां पर कौन अभिक्रिया होती है? संयोजन अभिक्रिया होती है। अगर आप इसका लिखना चाहते हैं तो वीडियो को पुश करके हमारी बातों को सुनकर आप लिख सकते हैं। ठीक है ना? देखिए क्या कर सकते हैं, अब देखिए जिसे लिख दिए H2 प्लस O2। H2 और O2 का जब रिएक्शन होगा देखिए तो क्या बनेगा? H2O बनेगा, आप लोग को पता है। फिर यहाँ पर 2 लगा देंगे, क्यों? संतुलित करना है तो यहाँ भी 2 लगा देंगे। ठीक है ना? यानी हाइड्रोजन की जब ऑक्सीजन से क्रिया होती है तो क्या बनता है? H2O। तो अभी बताया है कि जो इस साइड वाले होते हैं वो सब क्या होते हैं? अभिकारक।
क्या होते हैं? अभिकारक। क्या होते हैं? अभिकारक। इस साइड वाले क्या होते हैं? अभिकारक। जब ये रिएक्शन करने के बाद जो बनता है इसे क्या कहते हैं हम लोग? उत्पाद। क्या कहते हैं? उत्पाद। ठीक है, तो देखिए संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं? जब दो या दो से अधिक अभिकारक आपस में अभिक्रिया करके उत्पाद का निर्माण करते हैं तो वहां कौन सी अभिक्रिया होती है बाबू? संयोजन अभिक्रिया होती है। इसके और एग्जाम्पल देखिए, जैसे Na है और Cl है, NaCl है, ये क्या हो जाएंगे? रिएजेंट हो जाएंगे, यानी कि अभिकारक हो जाएंगे। ये जो बन रहा है क्या बन रहा है? प्रोडक्ट, यानी कि उत्पाद बन रहा है। और एग्जाम्पल जैसे देखिए मैग्नीशियम हो जाएगा और ऑक्सीजन से कराएंगे तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा। ये एक और एग्जाम्पल हो गया। जैसे NH3 हो गया, HCl हो गया, ये बन क्या रहा है? NH4Cl बन रहा है। इसे इसका किसका सूत्र है? नौसादर का सूत्र है। ये NH3 किसका? अमोनिया का सूत्र है। ठीक है, HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का सूत्र है। तो अभी देखिए हम लोग पढ़ लेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। जब दो या दो से अधिक अभिकारक आपस में अभिक्रिया करके जब उत्पाद का निर्माण करते हैं तो वहां पर कौन सा अभिक्रिया होती है? संयोजन अभिक्रिया। इसके एग्जाम्पल बताएं, जैसे कि हाइड्रोजन का जब ऑक्सीजन से क्रिया कराएंगे तो जल बनेगा, और NaCl का जब करेंगे तो नमक बनेगा। ठीक है, और MgO2 से जब विक्रिया कराएंगे तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा, और NH3 प्लस HCl का विक्रिया करेंगे तो नौसादर बनेगा। ठीक है, चलिए अगली अभिक्रिया को देखते हैं। चलिए अब पढ़ते हैं वियोजन अभिक्रिया। देखिए वियोजन अभिक्रिया क्या होती है इसके बारे में पढ़ते हैं। ठीक है ना, देखिए अभी बताया कि वियोजन अभिक्रिया क्या होती है? जो टूट जाती है, टूट के कई अभिकारकों में विभक्त हो जाती है, या फिर उसको उत्पाद भी कर सकते हैं। तो वियोजन अभिक्रिया क्या होती है? किसी बाह्य कारक द्वारा अगर कोई उत्पाद टूट रहा है अलग अलग फॉर्म में, तो आप कौन सी अभिक्रिया हो जाएगी? वियोजन अभिक्रिया। जैसे देखिए ये क्या लिखा है? CaCO3। ठीक है, CaCO3 जब ये इसको उष्मा दिया जाता है, क्या दिया जाता है? उष्मा, तो टूट जाता है। क्या होता है? टूट जाता है। तो यहाँ पर कौन अभिक्रिया हो जाएगी? वियोजन अभिक्रिया। और जैसे AgCl है, और जब इसको सूर्य के प्रकाश में रखा जाता है तो ये भी क्या होती है? टूट जाती है। जैसे AgBr है, जब इसको प्रकाश की उपस्थिति में रखा जाता है क्या होती है? टूट जाती है। तो यहाँ कुल मिला जुला के एक टूट रहा है। क्या हो रहा है? टूट रहा है। जब कोई टूट जाए, जैसे मान लीजिए पेंसिल है, ठीक है, अगर ये मान लीजिए मार्कर है, अगर इसको हम तोड़ दिए, बीच में से तोड़ दिए, तो यहाँ पे एक प्रकार का वियोजन हो रहा है ना, इसमें क्या हो रहा है? वियोजन हो रहा है। तो उसी प्रकार ये वियोजन अभिक्रिया यही होती है, जब कोई एक पदार्थ है वो टूट के अलग अलग फॉर्म में बिखर जा रहा है, तो वहां कौन अभिक्रिया हो जाएगी? वियोजन अभिक्रिया हो जाएगी। ठीक है, अब देखिए हम क्या बताएं, जब बाह्य कारकों द्वारा किसी उत्पाद में क्या हो जाता है? वियोजन हो जाता है, तो उस अभिक्रिया का कौन सी अभिक्रिया कहते हैं? वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया तीन प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? तीन। पहला क्या होती है? ऊष्मीय अपघटन। मतलब इस प्रकार की वियोजन अभिक्रिया जो उष्मा देने पर संपन्न होती है, उसे कौन सा अभिक्रिया कहते हैं? ऊष्मीय अपघटन। देखिए इसको वियोजन के एक और नाम देते हैं जिसे कहते हैं अपघटन। देखिए पूछेगा, बोर्ड में पूछता है 5 नंबर का आता है क्वेश्चन, कहता है कि रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार लिखिए, या फिर पूछेगा कि संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं, या फिर पूछ देगा डायरेक्ट कि वियोजन अभिक्रिया क्या कहते हैं। ठीक है ना, अगली बार बोर्ड में आया था कि संयोजन अभिक्रिया और वियोजन अभिक्रिया में अंतर लिखिए। ठीक है, तो आपके 5 नंबर के क्वेश्चन ऐसे आते हैं, फिर 2 नंबर का बहुविकल्पी आता है, तो आपके 7 नंबर पक्के हो जाएगा अगर आप इस पूरे चैप्टर को अच्छे से पढ़ लेते हैं। ठीक है, चलिए बताते हैं फिर से। वियोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं? जब किसी बाह्य कारकों द्वारा कोई अभिकर्मक टूट जाता है। क्या हो जाता है? टूट जाता है, तो उसे कौन सी अभिक्रिया कहते हैं? वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया के एक अन्य नाम क्या है? अपघटन अभिक्रिया। क्या है? अपघटन अभिक्रिया। अपघटन अभिक्रिया 3 प्रकार की होती है: ऊष्मीय अपघटन, प्रकाश अपघटन और वैद्युत अपघटन। ठीक है, तब देखिए ऊष्मीय अपघटन क्या होता है। ठीक ना, तो ऐसी अभिक्रिया जिसे उष्मा देने पर संपन्न हो, मतलब कि ऐसा वियोजन जो उष्मा देने पर टूट जाए। मतलब ये अभिकर्मक हो गया, अगर हम इसको उष्मा दे दिए, क्या दे दिए? उष्मा, आग लगा दिए नीचे से, तो टूट जाएगा। किसमें टूटेगा? CaO, और किसमें टूटेगा? CO2 में। किसमें टूटेगा? CO2 में। देखिए एक अभिकर्मक हो गया, हम इसको उष्मा देने पर क्या हो गया? टूट गया अलग अलग फॉर्म में, तो कौन सी अभिक्रिया हो जाएगी? वियोजन अभिक्रिया। और क्यों टूट रहा है भाई? क्योंकि उष्मा दे रहा है, तो ऊष्मीय अपघटन हो जाएगा। कौन सी अभिक्रिया? ऊष्मीय अपघटन, या फिर इसे ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया भी कह सकते हैं। ठीक ना, आगे देखिए। अब देखिए जैसे AgCl है, अगर इसको हम प्रकाश में रखें, जैसे पाके धूप लगेगा ना, तो AgCl टूट जाएगा। किसमें टूटेगा? Ag और
Cl2 में टूटेगा, Ag और Cl2 में टूटेगा। देखिए यहाँ पर संतुलित करने के लिए हम 2 लगा देते हैं, ठीक ना। यहाँ पर 2 Ag हो जाएगा, 2 Cl2 हो जाएगा। आगे देखिए आगे देखिए, इसे देखिए 2AgBr है। अगर इसको हम सनलाइट की उपस्थिति में रखेंगे तो टूट जाएगा। किसमें टूटेगा? Ag में टूटेगा और Cl2 में टूटेगा। तो यहाँ पर 2 लगा देते हैं, ठीक ना। समझ में आया? ऊष्मीय अपघटन मतलब एक ऐसी वियोजन की विक्रिया जिसे उष्मा देने पर संपन्न हो, उसे कहते हैं ऊष्मीय अपघटन। जैसे कि CaO CO3 है, अगर हम इसको उष्मा दे दिए, इसमें से आग लगा दिए तो टूट जाएगा, CaO और CO2 में टूटेगा। फिर प्रकाश अपघटन, कौन सा हो जाएगा? प्रकाश अपघटन, ठीक ना। प्रकाश अपघटन में क्या होगा कि जब किसी अभिक्रिया पर हम लोग प्रकाश देते हैं, मतलब एक ऐसी वियोजन अभिक्रिया जिसमें प्रकाश के द्वारा वो टूट जाए, तो कौन सी विक्रिया हो जाएगी? वियोजन अभिक्रिया। और वियोजन में कौन सी विक्रिया? प्रकाश अपघटन। ये भी हो जाएगा वैसे ही। आगे देखते हैं विद्युत अपघटन क्या होता है। मतलब एक ऐसी वियोजन की विक्रिया जो कि करंट से मतलब सुचालित हो, मतलब करंट द्वारा ही वो होती है। जिसे देखिए अगर हम जल को लेते हैं, ठीक है, जल को किसी ब्रीकर में ले लेंगे और उसमें करंट प्रवाहित करेंगे ना, तो जो O2 होगा और जो H2 होगा वो टूट जाएगा। क्या हो जाएगा? टूट जाएगा। तो यहाँ पे एक बात क्लियर है कि नहीं? अगर हम उष्मा देंगे तो ऊष्मीय अपघटन हो जाएगा। अगर हम प्रकाश की उपस्थिति में अगर वो अभिक्रिया कराएंगे तो प्रकाश अपघटन अभिक्रिया हो जाएगा। अगर हम करंट देके किसी अभिकर्मक को तोड़ेंगे तो वहां पर कौन सी विक्रिया हो जाएगी? वैद्युत अपघटन। एग्जाम्पल देखिए, जैसे जो जल है, क्या है? जल है। अगर जल को हम क्या करें, एक बीकर में रख के करंट प्रवाहित करें तो ये टूट जाएगा अपने आयनों में, तो H2 और O2 में टूटेगा। तो हम संतुलित करने के लिए यहाँ पर 2 लगा दिए हैं, ठीक है ना। समझ में आया? चलिए आगे देखते हैं। देखिए अब हम पढ़ते हैं तीसरी अभिक्रिया जो है, क्या है? विस्थापन अभिक्रिया। देखिए पीछे का रिकॉल करते चलिए, नहीं तो भूल जाएंगे। पहला पढ़े हैं संयोजन अभिक्रिया, जिसमें 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं। इसे Na+Cl मिले कि क्या बनेगा? NaCl। दूसरा पढ़े हैं वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया में एक अभिकर्मक टूट जाएगा कई फॉर्म में। तो अब वियोजन अभिक्रिया 3 प्रकार का पढ़े हैं: ऊष्मीय अपघटन, प्रकाश अपघटन, वैद्युत अपघटन पढ़े हैं, ठीक है। ऊष्मीय अपघटन में हम CaCO3 का एग्जाम्पल लिए थे, फिर प्रकाश अपघटन में AgCl2 का लिए थे, और विद्युत अपघटन में H2O को बीकर में रख के जला दिए थे, ठीक है। अब तीसरी देखते हैं विस्थापन अभिक्रिया। इसे क्या अभिक्रिया कहते हैं? रिस्प्लेसमेंट अभिक्रिया कहते हैं। इसमें क्या बताया है कि जो अधिक क्रियाशील तत्व होगा, कम क्रियाशील वाले तत्व को हटा के अपने जगह आ जाएगा, ठीक है। तो क्रियाशीलता का पहले, अगर इस अभिक्रिया को पढ़ना है तो हमको क्रियाशीलता का क्रम पता होना चाहिए। देखिए हम यहाँ पर लिखे हैं, इसे देखिए, सबसे क्रियाशील तत्व कौन सा होता है? पोटेशियम। 1 नंबर का बहुविकल्पी क्वेश्चन आता है कि पूछेगा कि हमारे जो पीरियोडिक टेबल है उसमें सबसे क्रियाशील तत्व कौन सा है? तो कौन सा हो गया? सोडियम। क्या हो गया? सोडियम। आप लोगों को प्रतीक पता होगा इसलिए हम शॉर्ट फॉर्म में लिख दिए हैं। जैसे देखिए सोडियम सबसे क्रियाशील होता है, फिर उसके बाद क्या होता है? सोडियम। पूछा जाता है कि सोडियम को मिट्टी के तेल में क्यों रखा जाता है? क्यों? क्योंकि बहुत ज्यादा क्रियाशील तत्व है। कौन सा है? बहुत ज्यादा क्रियाशील तत्व है। फिर देखिए पहले नंबर पर कौन आ जाएगा? सोडियम, मतलब पोटेशियम आ जाएगा। दूसरे पे कौन आ जाएगा? सोडियम। तीसरे पे कौन आ जाएगा? कैल्शियम। और चौथे पे कौन आ जाएगा? मैग्नीशियम। और फिर कौन आ जाएगा? Al से एल्युमिनियम। फिर जिंक आएगा, फिर फेरस आएगा, फिर लेड आ जाएगा, फिर हाइड्रोजन आ जाएगा, फिर Cu आ जाएगा, फिर Hg आ जाएगा, फिर Ag आ जाएगा, फिर Au आ जाएगा। देखिए अब देखिए क्या होता है, जो आभूषण होता है वो सोने का ही क्यों बनता है? रीजन क्या है? देखिए ये क्रियाशीलता में सबसे कम होता है। सोना चांदी की क्रियाशीलता सबसे कम होती है। जिसकी क्रियाशीलता कम रहेगी वो किसी से रिएक्शन नहीं करेगा, मतलब नहीं करेगा तो सुरक्षित रहेगा ना। तो सोना हो गया, चांदी हो गया, ये सब अभिक्रिया नहीं करते हैं, ज्यादातर अभिक्रिया नहीं करते हैं। इसी कारण जो आभूषण होते हैं वो सब इसी से बनते हैं, सोना और चांदी से बनते हैं। क्यों? क्योंकि ये क्रियाशीलता इनकी कम होती है, जल्दी खराब नहीं होते हैं, ठीक ना। और इसमें चमक भी बहुत ज्यादा होती है, एलिमेंट तो चमके के ही। अब देखिए हम क्या पढ़े हैं विस्थापन अभिक्रिया में कि जो कम क्रियाशील तत्व होगा और जो अधिक क्रियाशील तत्व होगा, तो जो अधिक क्रियाशील वाला तत्व होगा वो कम क्रियाशील तत्व को हटा देगा। एग्जाम्पल में बताया, जैसे दबंग है, एक पतला है, तो दबंग वाला पतले को हटा देगा ना, तो वही विस्थापन अभिक्रिया पढ़े हैं। देखिए जैसे देखिए Fe है, क्या है? Fe से फेरस होता है, ठीक ना, लोहा है। तो देखिए Fe कहाँ पर है? यहाँ पर है, इसकी क्रियाशीलता यहाँ पर है, ठीक ना। अब देखिए जो Cu है इससे नीचे है कि नहीं, मतलब इसकी क्रियाशीलता कम है और इसकी क्रियाशीलता ज्यादा है। तो जो ज्यादा वाला होगा कम वाले हटा देगा ना, हटा देगा। देखिए जो Fe है इसको यहाँ से हटा देगा तो क्या बनेगा बताइए? FeSO4 बनेगा, FeSO4 बनेगा। अब जब इसको हटा दिया तो जाकर कल्ला में रहेगा इधर Cu बेचारा, ठीक ना।
अब देखिए जो Zn है, क्या है Zn। देखिए Zn की क्रियाशीलता जो कापर है उससे अधिक है। देखिए Zn और कापर, तो इसकी क्रियाशीलता अधिक हुई और कापर की क्या हुई, कम हुई। क्या हुई, कम हुई। तो अधिक क्रियाशील तत्व है, देखिए चला हट, तो इसको हटा देगा, इसकी जगह अपने आ जाएगा, तो क्या बनेगा ZnSO4। ZnSO4। तो ये कहेगा कि ठीक है, अच्छा जाके हम किधर बैठ जा रहे हैं, तो इधर बैठ जाएगा, ठीक है। अगला ऐसे Pb, क्या है Pb, Pb मतलब लेड होता है, ठीक है। Pb है, अब Cu है। देखिए Pb, इसकी क्रियाशीलता इससे क्या है, अधिक है, तो ये इसको तंग करेगा भाई, मजबूत है क्रियाशीलता से। अब क्या करेगा, चला हटा, तो ये हट जी हाँ, फिर इनके जगह पे आ जी हाँ, तो Pb C, सो L2 हो जाएगा, फिर Cu जाकर बैठ जाएगा, ठीक है। समझ में आया। हम क्या बताया है, क्या बताया है कि विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं, जब अधिक क्रियाशील तत्व, मतलब जिस अभिक्रिया में अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील वाले तत्व को हटाकर उसके स्थान पर अपने आ जाता है, उसे कौन सी अभिक्रिया कहते हैं, विस्थापन अभिक्रिया, ठीक है। हम विकल्प में एक क्वेश्चन बताया है कि जो सबसे ज्यादा क्रियाशील तत्व कौन सा होता है, पोटेशियम, पोटेशियम के बाद सोडियम, फिर कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये सब आता है, ठीक है ना। इसको क्रम को आप याद कर लीजिएगा, इससे आपको आसानी होगी ये लगाने में, ठीक है। देखिए फिर से एक बार रिवीजन कर देते हैं कि जो Fe होती है इसकी क्रियाशीलता Cu से अधिक है, इसलिए Fe इसको विस्थापित कर देगा, तो इसकी जगह अपने आ गया है, ठीक है। और जो Cu इसमें का निकला यहाँ पर आ गया है, ठीक है ना। जैसे Zn है, तो Zn की क्रियाशीलता क्या है, Cu से अधिक है, तो Zn इसको विस्थापित कर देगा, उसके जगह अपने आ जाएगा, फिर जो यहाँ Cu निकल के यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है ना। ये आप ऐसे डायग्राम मत बनाइएगा, हम आपको समझाने के लिए बता रहे हैं, ठीक है। जैसे Pb है, Pb मतलब क्या होता है, लेड होता है जो भी, तो Pb क्या करेगा, Pb की क्रियाशीलता क्या है, अधिक है, तो Cu क्या कर देगा, विस्थापित कर देगा, तो इसकी जगह अपने आ जाएगा और Cu को बाहर फेंक देगा, ठीक है ना। ये समझ में आया। चलिए ठीक है, अगली अभिक्रिया फिर देखते हैं। चलिए आप देखिए लास्ट दो अभिक्रिया बची है रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार में, उसको पढ़ लेते हैं, फिर आज अपनी वीडियो को रोक देंगे। फिर संतुलित करना आपको अगले वीडियो में बताएंगे, ठीक है, कैसे रासायनिक समीकरण को संतुलित किया जाता है। अगर आप संतुलित करना जान जाते हैं तो 5 नंबर का क्वेश्चन संतुलित करने के लिए डायरेक्ट आता है, ठीक है। अगली वीडियो को आप जरूर मेरे देखिएगा, ठीक है। अभी जो दो बचा है इसको आज इस वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा, फिर अगले के टॉपिक जो होगा अगले वीडियो में कंप्लीट होगा, ठीक है। तो पहले देखिए ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या होती है, अभी बताया है ना, अभी बताया जिसमें ऊष्मा क्या हो, इसमें ऊष्मा क्या हो, बाहर निकले, क्या निकले, बाहर निकले, मतलब उष्मा का क्या हो जाए, उष्मा क्या हो जाए, उष्मा क्या होती है, बाहर निकल जाए, क्या निकल जाए, बाहर। तो हम इसको ऐसे लिख देते हैं कि वह अभिक्रिया जिसमें उष्मा का निर्माण होता है या फिर उष्मा बाहर निकलती है, वो कौन सी अभिक्रिया हो जाएगी, उष्मा क्षेपी अभिक्रिया। जैसे देखिए C है, NC है कार्बन, O2 से जब अभिक्रिया कराएंगे तो CO2 क्या होगा, CO2 प्लस 94 किलो कैलोरी, केजी कैलोरी ऊर्जा क्या निकलेगी, बाहर निकलेगी, क्या निकलेगी, बाहर। देखिए उष्मा क्षेपी अभिक्रिया में याद रखना, जो यहाँ पर जो उष्मा निकल रही है हमेशा प्लस में होती है, क्या होती है, प्लस में। देखिए किसी चीज से जब कार्य, मतलब जब किसी चीज से उष्मा निकल रही है, जब किसी सिस्टम से उष्मा निकलती है तो प्लस आता है हमेशा, क्या होता है, प्लस, क्या होता है, प्लस। तो उष्मा क्षेपी की अभिक्रिया किसे कहते हैं, जिसमें उष्मा बाहर निकलती है उसे कौन सी अभिक्रिया कहते हैं, उष्मा क्षेपी अभिक्रिया। एग्जाम्पल इसका देख लीजिए, एग्जाम्पल में क्या हो जाएगा, कार्बन है, इसे क्या कहते हैं बाबू, कार्बन। कार्बन का जब ऑक्सीजन से अभिक्रिया कराते हैं, ऑक्सीजन से अभिक्रिया कराते हैं तो क्या मिलता है, CO2 मिलता है, क्या मिलता है, CO2। CO2 मिलता ही है, लेकिन उसके बावजूद उसमें 94 किलो कैलोरी ऊर्जा बाहर निकल जाती है, जिसमें उष्मा बाहर निकलती है उससे कौन सी अभिक्रिया कहते हैं, उष्मा क्षेपी अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया, उष्मा क्षेपी अभिक्रिया, ठीक है। वंस अगेन, उष्मा क्षेपी अभिक्रिया किसे कहते हैं, जिसमें उष्मा क्या होती है, बाहर निकल जाती है, जिसमें उष्मा बाहर निकल जाती है उसे कौन सी अभिक्रिया कहते हैं, उष्मा क्षेपी अभिक्रिया। एग्जाम्पल में हम CO2 लिए हैं, C प्लस O2 मिलाएंगे तो CO2 बनेगा, और इसमें 94 किलो ऊर्जा बाहर निकली, इसलिए प्लस लगा देंगे तो CO2 प्लस 94 किलो कैलोरी ऊर्जा हो जाएगा, ठीक है। अगला देखते हैं उष्मा शोषी अभिक्रिया। इसमें क्या होती है, उष्मा का अवशोषण होता है, क्या होता है इसमें उष्मा क्या होती है, उष्मा का अवशोषण होता है। इसमें उष्मा का क्या होता है, अवशोषण होता है। उष्मा क्षेपी समझ में आ गया, और उष्मा शोषी के देखते हैं। देखिए जैसे एग्जाम्पल में क्या हो जाएगा, जैसे देखिए जो नाइट्रोजन होता है और फिर जब इसको ऑक्सीजन से विक्रिया कराते हैं बाबू तो 2NO बनेगा, क्या बनेगा, 2NO। फिर यहाँ पर माइनस लगेगा, केजी कैलोरी ऊर्जा जो भी, ठीक ना, केजी कैलोरी ऊर्जा, ठीक ना। अब देखिए
उष्मा क्षेपी बता दिए हैं, ठीक है। उष्मा क्षेपी किसे कहते हैं? जिसमें उष्मा बाहर निकलती है। जैसे कार्बन का ऑक्सीजन से अभिक्रिया करा देंगे तो क्या हो जाएगी? CO2 प्लस 94 किलो कैलोरी ऊर्जा निकलेगी। फिर उष्मा शोषी अभिक्रिया में क्या होगा? जब उष्मा का अवशोषण होता है, उष्मा क्या हो सकता है? अवशोषण होता है। उसमें कौन सी अभिक्रिया हो जाएगी? उष्मा शोषी अभिक्रिया। जैसे देखिए नाइट्रोजन है, जब ऑक्सीजन को अभिक्रिया कराएंगे तो 2NO बनेगा और 45 किलो कैलोरी ऊर्जा क्या होगी? अवशोषित होगी। क्या हो जाएगी? अवशोषित होगी। क्योंकि इसको पहचान किसे करेंगे? जिसमें अवशोषण होगा वो ठंडा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ठंडा। देखिए जब नाइट्रोजन ऑक्सीजन की अभिक्रिया कराएंगे ना तो ठंडा हो जाएगा। इसमें 45 किलो कैलोरी ऊर्जा क्या आ रही है? खींची जा रही है। क्या हो जाएगी? ठंडा। इसमें क्या हो जाएगा? गर्म। देखिए जहां पर CO2 ज्यादा रहेगा वहां पर गर्म ज्यादा होगा। गर्म मतलब पसीना, समझ रहे हैं ना? जहां पे हीट टेम्परेचर बढ़ जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए आगे क्या होता है, ठीक है। इतना समझाया। अब देखिए आज वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए वीडियो को आज रोक देते हैं, ठीक है। जो बाकी का मतलब जो बचा हुआ टॉपिक है उसको हम कल बताएंगे, ठीक है। थैंक यू।